हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 के टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इनके क्या क्या कारण होते हैं, किस माध्यम से ये फैलते हैं, इनके लक्षण, उद्भवन अवधि, संक्रमण अवधि और इनकी रोकथाम के उपाय के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम दो डिजीज़ कवर करेंगे, डिप्थीरिया और काली खांसी अर्थात वूफिंग कफ। पहली है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बेसिकली एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि श्वसन प्रणाली के द्वारा ही संक्रमित होता है या फैलता है। यह मुख्य रूप से टॉन्सिल्स, ट्रैकिया, नेसल पैसेज, ध्वनि बॉक्स या इन सभी अंगों को प्रभावित करता है और सूक्ष्मजीव इन पर हमला करके इसमें सूजन पैदा करने का कार्य करता है, जिसकी वजह से यह वायु मार्ग या जो होता है यह हवा के लिए अवरुद्ध हो जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई पैदा होने लगती है। यदि समय पर उपचार नहीं किया जाता है तो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है। यह बीमारी बेसिकली 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में काफ़ी देखी जाती है और 15 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चे भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। जो डिप्थीरिया फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह बेसिलस समूह से संबंधित है और यह 3 प्रकार का होता है: डिप्थीरिया ग्रेविस, डिप्थीरिया मध्यवर्ती और डिप्थीरिया माइटिस। अब यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से फैलता है, तो यह निम्न प्रकार से फैल सकता है, जैसे कि मुख्य रूप से वाहक के माध्यम से। वाहक वह व्यक्ति है जिसकी बॉडी के अंदर यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित है। तो जब किसी व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट या सीधा संपर्क होता है तो उसके द्वारा वह दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा नाक और गले, ये भी इसका प्रमुख करियर होते हैं, अर्थात इनके द्वारा भी यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलता है। दूसरा है संक्रमित आर्टिकल्स के द्वारा, जैसे कि कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, इनके माध्यम से। पहला वाला जो माध्यम था वह डायरेक्ट माध्यम था, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट होना। लेकिन यह दूसरा जो माध्यम है यह अप्रत्यक्ष माध्यम है, अर्थात इनडायरेक्ट माध्यम है, किसी वस्तु के द्वारा अगले व्यक्ति के अंदर फैलता है। और तीसरा है दूषित भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ, जैसे दूध या कोई भी खाना है, उसके द्वारा भी फैल सकता है। अर्थात संक्रमित व्यक्ति यदि इनको छू ले या उसकी बॉडी का कोई भी एक्सक्रीशन इसमें गिर जाए और अगर अगला व्यक्ति उसे कंज्यूम कर ले तब भी यह बीमारी फैल जाती है। अगला हम बात करेंगे उष्मायन अवधि की। उष्मायन अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड वो अवधि होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उसके पहले लक्षण की उत्पत्ति तक का समय होता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस समय पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट के शरीर में अपना एक टारगेट प्लेस या अपना एक निर्धारित लक्ष्य लेकर के उस स्थान पर रहता है और अपनी वृद्धि करता है। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान ये किसी भी प्रकार का लक्षण उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे ही लक्षण उत्पन्न करते हैं तब इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है। यह मुख्य रूप से 2 से 5 दिन की अवधि होती है। संक्रमण अवधि वो अवधि होती है जिसके अंतर्गत डिप्थीरिया के लक्षण दिखाई देते हैं और व्यक्ति सूक्ष्म जीवों को अपने शरीर से छोड़ना शुरू कर देते हैं, अर्थात संक्रमण फैलाना शुरू कर देते हैं। यह एवरेज रूप से 2 से 5 सप्ताह का समय होता है। डिप्थीरिया के लक्षण: इस रोग के अंदर रोगी को मुख्य रूप से कमज़ोरी महसूस होती है, जी घबराना, भूख न लगना या सतर्कता का कम हो जाना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और क्योंकि टॉन्सिल्स और जो नेसल पैसेज होता है इसमें काफ़ी मात्रा में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का भोजन निगलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रोगी को बहुत तेज़ बुखार आता है जो कि सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है, अर्थात सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और इन टॉक्सिन्स के प्रोडक्शन की वजह से व्यक्ति को बुखार आता है। कभी कभी यदि उसे समय पर उपचार नहीं दिया जाता है तो यह टॉक्सिन्स बहुत अधिक मात्रा में फैल जाते हैं और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी यह हृदय के ऊपर और तंत्रिका तंत्र के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से व्यक्ति को पैरालिसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से भी व्यक्ति की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को समय पर उपचार प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है। कारण: डिप्थीरिया बैक्टीरिया जो होता है यह संक्रमण का मुख्य कारण है। डिप्थीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है
और किस तरह से फैल सकता है? खांसी या छींकने से, बूंदों के माध्यम से, अर्थात जो बॉडी का सिक्रेशन है, छींकने और खांसने की वजह से जो बॉडी से कफ निकलेगा या जो पानी की बूंदें निकलती है, उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। इसके रोकथाम और नियंत्रण के उपाय: रोगी को घर या अस्पताल में सेपरेट करके रखना चाहिए, अर्थात ऐसे इसको सेपरेट कर देना चाहिए ताकि उसका दूसरे लोगों से कांटेक्ट ना हो पाए। जो उसके नाक और मुंह से निकलने वाला जो स्राव है या एक्सक्रीशन है, उसका परीक्षण किया जाता है, अर्थात देखा जाता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति है या नहीं। यदि डिप्थीरिया बैसिलस है तो डिप्थीरिया के उपचार को शुरू कर देना चाहिए, और यह कार्य हॉस्पिटल्स में, लैब में किया जाता है। जो रोगी होता है उसके लिए अलग कमरा, बिस्तर, कपड़े, या अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके अलग खिलौने, सभी को अलग कर देना चाहिए और इनको कीटाणु शोधन करना चाहिए, अर्थात डिसइंफेक्ट करना चाहिए। या फिर अगर कोई बच्चों की बॉटल्स या कुछ बर्तन ऐसे सामान है जिनको 20 से 30 मिनट तक पानी के अंदर उबालना चाहिए या किसी एंटीसेप्टिक लोशन का या कीटाणुनाशक का उपयोग करके इन्हें साफ़ करना चाहिए। रोगी को नियमित रूप से गरारे करने चाहिए, अर्थात गार्गलिंग करनी चाहिए, जिससे कि खांसी या जो सिक्रेशन होता है वो गले के अंदर इकट्ठा हो रखा है वह भी बाहर निकल जाए, और व्यक्ति जो एक्सक्रीशन या जो कफ बॉडी से बाहर निकालता है उसे जला देना चाहिए। इस प्रकार डिप्थीरिया की रोकथाम की जाती है। दूसरा है काली खांसी। काली खांसी को हुफिंग कफ भी कहा जाता है। यह भी एक तीव्र श्वसन संक्रमण बीमारी है जो बेसिलस पर्टुसिस के कारण होती है। इसमें तीव्र खांसी होती है जिसके के अंदर श्वास नली, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स शामिल होते हैं, अर्थात श्वास नली, ब्रोंकाइज जो होते हैं ये हमारे फेफड़ों तक जाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी श्वास नलिकाएं होती हैं उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। रोगी बुखार से पीड़ित होता है और शुरुआत में उसे खांसी बहुत ही तेज़ रहती है और कम से कम 8 से 10 दिन तक होती है। इस बीमारी के अंदर एक अलग ही साउंड का उत्पादन होता है जिससे कि हुफिंग साउंड कहा जाता है। इसी की वजह से इस खांसी को हुफिंग कफ या हुफिंग खांसी नाम दिया गया है। यह खांसी जो होती है लगभग सभी उम्र के लोगों को होती है, लेकिन यह मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिकतर देखी जाती है, और जो लोग ठंडे मौसम या ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उन स्थानों पर इस बीमारी की घटना जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे इसका प्रसार या संचरण या माध्यम की क्या विधि है। यह एक संक्रामक बीमारी है, अर्थात इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो एक से दूसरे में फैलने का काम होता है इसका। यह संक्रमण प्रारंभिक चरणों में जल्दी से फैलता है। नाक के निर्वहन और खांसी इसका मुख्य स्रोत है, अर्थात नोज से निकलने वाला सिक्रेशन और खांसी से निकलने वाला कफ ही इसका मुख्य स्रोत होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ज़्यादातर जो जैसे बच्चे हैं, बच्चे अपने पीयर ग्रुप या अपने फ्रेंड्स जो होते हैं उनके द्वारा, कपड़ों के द्वारा, खिलौनों या अन्य कोई भी रोगी है वो अगर इन सामानों को छू लेता है तो उसके द्वारा फैलता है। उष्मायन अवधि अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 to 14 डेज तक का होता है। संक्रमण काल लक्षण दिखने के 3 सप्ताह पश्चात से शुरू होता है, अर्थात उस समय से व्यक्ति संक्रमण फैलाना शुरू कर देता है। जो इसके लक्षण होते हैं उसमें मुख्य रूप से खांसी देखी जाती है, और रात होते होते इसकी गंभीरता काफ़ी बढ़ जाती है, अर्थात खांसी बहुत ही तीव्रता से चलने लगती है। कभी कभी खांसी इतनी तीव्रता और लगातार से चलती है कि जो बच्चे होते हैं वो खांस करके काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है, होठों का रंग नीला पड़ जाता है। ठीक है, इस बीमारी के अंदर व्यक्ति को बहुत ही कम भूख लगती है, काफ़ी वीकनेस और कमज़ोरी बनी हुई रहती है, उसे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, और अनिद्रा रोग अर्थात नींद नहीं आना, ये समस्याएं देखी जाती हैं। अब हम बात करेंगे टीकाकरण की। जो वैक्सीन है वो डेड बेसिलस से तैयार की जाती है और इसे डीपीटी के साथ प्रशासित किया जाता है। इसकी पहली 3 खुराक 6 सप्ताह से 9 महीने की उम्र में 9 महीने के अंतराल पर दी जाती है। वैक्सीन इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, अर्थात जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है, इसके अंदर दिया जाता है, और इसकी बूस्टर वैक्सीन बच्चे को 2 से 5 साल तक की उम्र में दिया जाता है। इसकी रोकथाम और नियंत्रण के उपाय। यदि खांसी लंबे समय तक बनी रहती है तो हमें बहुत ही इसे सीरियसली लेना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी भी अच्छे डॉक्टर से एडवाइस लेकर के और उपचार
करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। और यदि व्यक्ति को ये बीमारी देखी जाती है या उसमें ये बीमारी हो तो उससे अन्य परिवार के सदस्यों से या परिवार के अन्य सदस्यों से उसे अलग रखना चाहिए। उसके बर्तन, खिलौने, कपड़े, बिस्तर तथा कमरा, इन सभी को सेपरेट करके उसे प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। इस प्रकार ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं जिनका काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और यह संक्रमण है तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही शीघ्रता से फैल जाता है, इसलिए हमें डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। सभी सामानों को डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।